हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है कि बढ़िया चल रही होगी। आइए हम लोग आज राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का 2021 के प्रश्नों को देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जहाँ से आपके सीधे डायरेक्ट एग्जाम में कई प्रश्न ऐसे हैं जो पूछ दिए जाएंगे। तो देखिए, कम समय में आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं तो ऑब्जेक्टिव पर इतना ज़्यादा कमांड कर लीजिए वीडियो के माध्यम से कि एक भी आपके ऑब्जेक्टिव छूटे ना। चलिए, बिना समय गंवाए हुए आइए हम लोग आज के प्रश्न को देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, मैं 2021 के प्रीवियस ईयर का पीवाई क्यू करवा रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो मैं करवा चुका हूँ, पीवाई क्यू और गेस क्वेश्चन भी। तो आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो सारे वीडियो आप लोग जाकर देख ले। बहुत कम समय में आप लोग देख सकते हैं और जहाँ से अच्छे मार्क्स आप लोग उठा सकते हैं। तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर के आप वहाँ देख लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं। इससे रिलेटेड अन्य विषय का, जैसे समाजशास्त्र का, इतिहास का, ज्योग्राफी का, तो ये सब विषय के भी आप जा कर के देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, उसका भी लिंक टेलीग्राम दिया हुआ है, तो आप जुड़ जाइए, वहाँ से पीडीएफ लेकर के रिवीजन कर लीजिए। आइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड और सारे वीडियो मैं लेकर आऊँगा तो आपके तक पहुँच सके सही समय पे। चलिए, पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी 1991। जैसा कि पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चलता है, दो ध्रुवीय देश में बढ़ जाता है, एक अमेरिका गुट और एक सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में 1991 में हो जाता है, और जर्मनी का एकीकरण, यानी जर्मनी कह सकते हैं कि उस समय सोवियत संघ का ही पार्ट हुआ करता होगा, और ये आपको 1991 में गठित होता है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? देखिए, प्रथम महासचिव पूछ रहा है, तो ट्रिग्वी 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 लाई। तीसरा प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता आप लोग कई बार कर चुके हैं, 1966 में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ताशकंद समझौता किनके किनके बीच में हुआ था और किस युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न पीछे मैं करा चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों से पूछा है। और आप लोग जरूर बताइए, दोनों प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। यदि नहीं पता है तो आप लोग, मैं ही बता देता हूँ। ये भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ये जो ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोलकनाथ केस 1967। 1967 में कहा गया था कि मौलिक फंडामेंटल राइट में कोई कटौती नहीं की जाएगी, पर बाद में इसको केशवानंद भारती केस में 1973 में चेंज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका आर्टिकल 19 को यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसको विलंबित कर सकता है आपातकालीन के समय। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, मौलिक कर्तव्य का बात किया जा रहा है, मौलिक अधिकार का नहीं। तो मौलिक कर्तव्य 1976। एक चीज इनसे याद रखिएगा कि किस अनुशंसा पे जोड़ी गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ी गई थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। देश की रक्षा के लिए अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देखिए, देश की रक्षा करने का कर्तव्य आपका क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। कुल मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा, कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। 2002 में कौन सा जोड़ा गया? तो शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। तो ये मौलिक कर्तव्य को आप लोग याद रखिएगा। अगला है, चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? देखिए, चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना, यानी कहा जा रहा है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे कोटा रिजर्व होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन की प्रणाली जो है, तो निकाल कर मतों की गणना जो की जाती है किस प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसी के तहत क्या होता है, हमारे राष्ट्रपति का
चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। तो इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति के जो 12 मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में, उनको निकाल दिया जाता है, उनको निकाल करके मतों की गणना की जाती है। अगला, कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो ये प्रधानमंत्री, क्योंकि सबसे हेड वही होते हैं। राज्यों के शासन में किसे केंद्र को अभिकर्ता कहा जाता है? तो केंद्र को अभिकर्ता किसको कहा जाएगा? देखिए, राज्य के शासन में केंद्र के अभिकर्ता यानी कि केंद्र के एजेंट के रूप में, अभिकर्ता यानी कि एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो ये राज्यपाल हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितने निर्धारित की गई है? देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो 30 वर्ष की गई है। कितना की गई है? 30 वर्ष। और अधिकतम आयु पूछा जाए तो अधिकतम आयु कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। देखिए, इसी के साथ याद रखिएगा कि जो नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर पालिका का जो चुनाव होता है उसके लिए 21 वर्ष चाहिए, और लोकसभा के चुनाव के लिए आपका 25 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 25 वर्ष। और विधानसभा चुनाव के लिए भी आपको कितना चाहिए? तो ये 25 वर्ष चाहिए। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए यानी राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष चाहिए। तो ये चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता? देखिए, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, यानी कि क्या होता है, सरकार के स्तरों को बांटना। तो इस तरह से देखेंगे तो एक है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार। तो ये क्या किया गया है कि सत्ता को क्या कर दिया गया है, उसको बांट दिया गया है। तो ये किस में होता है? तो एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका कानून बना सकते हैं? देखिए, 3 प्रकार के विषयों की सूची का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है संघ सूची, एक आपका क्या कहा गया है, संघ सूची, संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखिए, इस पर मैं बता रहा हूं किस सूची के पर केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका कानून बना सकती है, तो वो हो जाएगी समवर्ती सूची। राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है? तो राज्य सरकार। और संघ सूची पर संघ सरकार। समवर्ती सूची यदि राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है और संघ उस पर उसी विषय पर कानून बनाती है, तो वो क्या होगा, राज्य सूची का विषय हट करके वो संघ सूची का विषय बन जाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है? देखिए, संविधान बनते समय जिस चीज़ को शामिल नहीं किया गया था, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, ये उस समय नहीं थे, तो जो शामिल नहीं किया गया था उसको अवशिष्ट शक्तियाँ, और अवशिष्ट शक्तियाँ किन्हें दी गई है? तो संघ सूची को, यानी कि संघ सरकार को, केंद्र सरकार को दिया गया है। तो ये प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, कमेंट मोटिवेट करता है मुझे कि आगे कुछ करने के लिए। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अगला प्रश्न है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोग जरूर बताइएगा। दक्षेस को ही क्या कहते हैं? सार्क, सार्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? देखिए, नगर निगम के लिए कम से कम 5 लाख जनसंख्या होना जरूरी है, तो नगर निगम की स्थापना होती है। याद रखिएगा, भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना होगा? तो 10 वर्ष। अगला है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए, नियोजन मतलब क्या हुआ? वही गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब वगैरह देख सकते हैं, नियुक्ति को देख सकते हैं। तो क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद पे आधारित है। अगला प्रश्न है, हमारी किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? गरीबी हटाओ कार्यक्रम को, तो 5वीं अनुसूची, 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय 1974 से लेकर 1979 तक के कह सकते हैं कि उस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? गरीबी हटाओ कार्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? देखिए, नगर निकाय पूछेगा तो 74वां हो जाएगा, और यही पूछा जाएगा पंचायत, तो पंचायत क्या हो जाएगा आपका? 73वां हो जाएगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये भी आप
स्टार बना सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? देखिए ये उस समय के रिलेटेड हो सकते हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1962। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो इसमें विश्व शांति, शांति सहअस्तित्व, पंचशील, ये सभी चीज़ों को अपनाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, परंपरागत सुरक्षा नीति। 23वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं, परंपरागत सुरक्षा नीति कौन से तत्व है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? देखिए जन्मसिद्ध अधिकार है, कौन कहे थे? तिलक, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 25 नंबर प्रश्न है, संविधान किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए हैं अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद 22। यदि पूछा जाए कि व्यक्तिगत अधिकार, तो व्यक्तिगत अधिकार अनुच्छेद 21 में। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो देखिए भारत में जो कार्यपालिका है आपका, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र के कार्यपालिका में हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो ये कह सकते हैं कि बहुल कार्यप्रणाली, यानी कि कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। अगला, भारतीय संसद के उच्च तथा द्वितीय सदन का नाम किसे कहा जाता है? तो देखिए प्रथम हो जाएंगे आपके, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, और उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? तो याद कर लीजिएगा 40। यदि झारखंड में पूछा जाए तो 16, झारखंड में पूछा जाए तो 16, और बिहार में पूछा जाए तो 40। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो देखिए एंग्लो इंडिया को अब जनरली समाप्त कर दिया गया है, तो किसके तहत 2 गो एंग्लो इंडिया को लोकसभा में मनोनयन कर सकते थे राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 331। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसको रोकने का अधिकार कितने दिनों तक है? तो मात्र और मात्र इसको 6 माह तक साधारण विधेयक को, धन विधेयक पूछा जाए तो 14 दिन, और साधारण विधेयक को 6 माह। किस विचारक ने शुद्ध युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? किस विचारक ने? तो मैकियावेली। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? शांति कायरो का सपना है, तो ये माओ कहे थे। कौन कहे थे? माओ। देखिए ये सब जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखा कीजिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना होती है? तो राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइए मुख्यालय कहाँ है राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय यदि आप लोग नहीं बताते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा उसमें मैं ज़रूर बताऊँगा राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बता देते हैं, लंदन में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1957 में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? प्रथम आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव सबसे पहले भारत में कब होता है? तो 1952। ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए और याद करिएगा कि आम सभा चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी? 1991 में, 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होता है? तो 1945। इसको डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कई बार बताया गया है हेग। कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन, तो ये हेग कहाँ है आपका? नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए गुट निरपेक्ष, इसी को क्या कहा जाता है? नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की पश्चिम राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? देखिए नाटो अभी चर्चा में भी था यूक्रेन युद्ध के समय।
तो आप लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर लीजिएगा। तो नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 1949। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इनको सभापति कहा जाता है। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सभापति। और राज्यसभा के भी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? वही सभापति ही कहा जाता है, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे? उच्च सदन। क्या कहलाएंगे? उच्च सदन। देखिए, राज्य के विधानमंडल हो या विधान परिषद हो और या राज्यसभा हो, ये दोनों को उच्च सदन कहा जाता है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? देखिए, बिहार में ही मात्र एक विधानसभा है और इसके अतिरिक्त 6 राज्य और में है। अगला प्रश्न है, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की होना जरूरी है? तो 1/10 या 10 सदस्य कम से कम होने चाहिए। एक साल में विधानसभा कितने अधिवेशन की आवश्यकता होती है? विधानसभा में जनरली कितने अधिवेशन आवश्यक होते हैं? कम से कम 2 अधिवेशन होना जरूरी है। मौलिक अधिकार का विरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, मौलिक अधिकार का किसी का हनन होता है तो कहा गया है कि आर्टिकल 32 में डायरेक्ट कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके गुहार लगा सकते हैं। तो इसका अभिरक्षक कौन हो जाएगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके 100 प्रश्न करा दिए जाए। देखिए, 16-17 मिनट ही हुए हैं और मैं 47 प्रश्नों को करा चुका हूं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करके देखिए, क्योंकि क्या पता जिस क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हैं वही एग्जाम में पूछ दिया जाए। देखिए, गेसिंग क्वेश्चन तो है नहीं, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और आप लोग जितने भी पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए देखिए इसको। ये आप ही लोग के हित के लिए बात किया जा रहा है, उसमें हम लोग का कोई हित समाहित नहीं होता है। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए। अभी आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आप लोग भूल जाते हैं। उच्च न्यायालय के अब अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए, उच्च न्यायालय पूछा जाए तो 62 और सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाए तो 65। ये उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु है। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों को संघ घोषित किया गया है? तो ये प्रथम अनुच्छेद में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो ये 51 प्रश्नों को देखेंगे। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, तो कानूनी दृष्टांत। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो न्यायतंत्र को, तो ये लिखित संविधान। देखिए, संविधान नहीं होगा तो न्याय व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक अधिकार। किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, थॉमस हॉब्स ने कहा था। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी घोषणा अपनाता है? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। ठीक है। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया? अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉन लॉक। देखिए, ये सब का प्रश्न है जो डायरेक्ट आप लोग रट लें, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतित में निहित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉक व वर्क। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तु। नागरिक निष्क्रियवाद। देखिए, गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तु। नागरिक निष्क्रियवाद बंध प्रतिपादता किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रियान टर्नर ने। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो मार्क्स ने कहा था। किसने कहा कि राजनीतिक मूल्य का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी भी समाज के बाध्यकारी होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टर्न। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो राज्य का रूप पूछ रहा है, तो क्या रूप था ये? नगर राज्य हुआ करते थे। किससे सत्ता का
सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? सत्ता का सिद्धांत शास्त्री हॉब्स को माना जाता है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो। किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे लास्की ने कहा था। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? इसका रूसो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा संबंधित नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है, तो मार्क्सवादी विचारधारा किन में नहीं है? पूंजीवादी, वर्ग विहीन, समाजवादी, वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी समाज। ये मार्क्सवादी विचारधारा संबंधित नहीं है बल्कि पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित है। देखिए मार्क्सवादी क्या होता है? जो समाज के बारे में सोचे, वर्ग विहीन यानी कि किसी भी जाति का विरोध करे, ये क्या हो जाएगा? मार्क्सवादी का। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे लॉस्की। जे लॉस्की। भौतिक समानता का अर्थ है, भौतिक समानता का अर्थ है ये क्या है? विचारणात्मक समानता। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकते हैं? देखिए अभी हम लोग ऊपर पढ़े मार्क्सवादी वर्ग विहीन समाज की बात कौन करता है? मार्क्सवादी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? देखिए राज्यसभा क्या करता है? नई अखिल भारतीय सेवाएं। 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवा है। हम लोग कौन किसको किसको जानते हैं? IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस। ये क्या है? आपके अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा लाए जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को चुना, मतलब एक को नहीं कर सकते, इसमें कुल टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो 22 सदस्यों को, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? विधान परिषद, देखिए जो हम लोग ऊपर में पढ़े राज्यसभा के लिए वही होता है विधान परिषद के लिए, यानी कि 6 वर्ष। इसके भी 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होता है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र? देखिए जो उसमें पढ़े राज्यसभा में 30 वर्ष, उसी इसमें भी हो जाएगा आपका 30 वर्ष। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। निम्न से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो संघ सूची का एक विषय कौन सा हो जाएगा? रक्षा। बल्कि न्याय, पुलिस, फौजदारी विधि और प्रक्रिया ये सब देखेंगे तो राज्य सूची का विषय है, रक्षा केंद्र सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? तो ये कौन से विषय जोड़े गए थे? तो जनसंख्या नियंत्रण। इसका आंसर कर लीजिएगा आप लोग, जनसंख्या नियंत्रण। ये भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास दी गई है? तो बताएं कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास? केंद्र के पास दी गई है। भारतीय योजना आयोग कब स्थापित की गई थी? देखिए योजना आयोग को नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए आप लोग कर लेंगे। योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो ये 2014 में। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो देखिए मैकमोहन रेखा आपका कहाँ हो जाएगा? भारत और चीन, यानी कि कह सकते हैं किनके बीच में है? भारत और चीन। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। माफ कीजिएगा, इसका जम्मू कश्मीर कर लीजिएगा। देश के आंतरिक गड़बड़ी कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई थी? तो ये आपका 1975 में आपातकाल लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 1952 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये कौन किए थे? चौधरी चरण सिंह। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? ये बिहार हो जाएगा आपका। ब्रेननेज किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सोवियत संघ के थे। गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो गुट निरपेक्ष
सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो मार्शल टीटो थे, जो प्रथम हुआ था बेलग्रेड में। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर कर सामने आया है? तो कौन सा आया है? सट्टेबाजी वाला संघवाद। यानी कहने का मतलब है कि सांसदों को खरीद फरोख्त करना। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर कर आया? तो सट्टेबाजी वाला संघवाद। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर, तो ये 249 यानी कि राज्य सूची का विषय है, उस पर संसद कानून बना सकती है। इसके लिए शर्त होता है कि अधिक से अधिक राज्य क्या करें, आधा से अधिक राज्य उस बिल पर सहमत हो। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुझाव निम्नलिखित क्रम से किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति किस अंग से शक्तिशाली थे? तो पंचायत समिति से इनका संबंध है। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो 29 विषय पंचायती को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची, याद रखिएगा 11वीं अनुसूची इसमें ऐड किया गया। जबकि नगर पालिका से पूछा जाए तो 12वीं अनुसूची। यदि राज्यसभा के किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा के असहमत हो तो क्या विकल्प है? तो संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय लिया जाएगा। देखिए, कोई विषय आता है और उस पर निर्णय नहीं हो पाता है तो संयुक्त बैठक का निर्णय लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल कितने राज्य हैं? तो 51। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1991। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? देखिए, वित्तीय आपातकाल का बात किया जाएगा तो 360। देखिए, यहाँ पर 100 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। तो यदि वीडियो को अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों का ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल है, ये ज़रूर बताइए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी धन्यवाद। जी जान लगा करके अपना तैयारी में लगे रहें।